हेलो प्यारे बच्चों आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में लगातार रिपीट होते हैं और इस बार भी इनके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस को कंसीडर किया है जो सीबीएसई में आए हुए हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कैची आपको पता होने चाहिए। अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड डेट ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। हमें दो चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। पहला, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर, दो चीज़ें हमें इसके अंदर निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड के यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्ट्रीम के जो होंगे वो होंगे किलोमीटर पर आवर बाई किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं, अपस्ट्रीम जाते समय कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जबकि डाउनस्ट्रीम जाने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टाइम सेम है, यानी कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा है। तो आप इसको इस ग्राफ से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अप का मतलब है जब आप किसी हिल एरिया पे ऊपर की तरफ चल रहे हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपकी स्पीड कम होती चली जाती है, ठीक है। और सिमिलरली डाउन का मतलब है जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती रहती है। तो अपस्ट्रीम वाले नंबर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, पहले की हम बात करेंगे जब अपस्ट्रीम की बात करें। अभी ये नॉर्मल स्पीड हमने लेट किया, फिर हम बात करेंगे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, मैंने क्या कहा था, अपस्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड कम होती चली जाती है। तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोट की स्पीड कम होगी, इसलिए हमने माइनस कर दिया। यूनिट विल रिमेन सेम। और जब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम, तो उस केस में हम बोट की स्पीड के साथ वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है, और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड में स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको प्लस करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ तक तो हमने लेट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है, और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 10 आवर्स में। तो टाइम तो 10 आवर्स है दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन टाइम का अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये ट्रायंगल आपको याद रखना है, ठीक है। ये ट्रायंगल है क्या, डी एस टी। डी एस टी का मतलब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपने टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर आपके पास टाइम गिवन है, तो इधर वाली भी दोनों चीज़ें किस में होनी चाहिए, टाइम में होनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को प्लस करके 10 आवर्स लगे। तो अभी मैंने बताया डिस्टेंस टाइम, अगर टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूले में क्या आना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। स्पीड क्या थी अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, ठीक है। सिमिलरली जो 44 किलोमीटर गया है उसमें क्या थी, डाउन स्ट्रीम थी, तो x प्लस वाई। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ये पहले 10 आवर्स के लिए। अब दूसरे हमने क्या किया, 13 आवर्स की बात की। 13 आवर्स में क्या हुआ है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 40 डाउन स्ट्रीम का बोट की स्पीड, फिर 55 अप स्ट्रीम। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो आपको वही करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक, पहली चीज़ क्या थी आपके पास कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, तो आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद y की वैल्यू y से कैंसिल आउट, ठीक है। x प्लस एक्स होता है 2, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारी बोट की स्पीड, ठीक है। अभी हमारी एक स्पीड और बची, कौन सी? स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड थी हमारे पास y किलोमीटर, तो आपको इस x की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करनी है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 8, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी बोट की स्पीड जो x मानी थी हमने, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रीम की स्पीड जो हमने y मानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको टाइम गिवन है तो दोनों साइड में जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आपको टाइम वाला फार्मूला लगाना है, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, स्पीड x माइनस वाई अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में 44 था, तो इसलिए x प्लस वाई। बस इतना सा ही कंसेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when it is subtracted from the numerator, when 2 is subtracted from the numerator, or it becomes 1/2 when 1 is subtracted from its denominator. Find the fraction. इसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी बताया कि क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन। तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ठीक है, क्योंकि हमें लेट के फाइंड आउट ही हमें फ्रैक्शन करना है, जिसमें जो अपर नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो लोअर नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहली सिचुएशन क्या थी कि फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब? जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से। हमारे पास जो फ्रैक्शन था xy था, न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर दिया, फ्रैक्शन बन गया 1/3। पहली कंडीशन। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 को उस साइड ले जाएंगे x माइनस 2, ठीक है, और y को इस साइड ले आएंगे तो y हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली, तो इस इक्वेशन का मतलब हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाता है कब? जब 1 को हम कहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं? डिनोमिनेटर से। पहले हमने न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अभी हम डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर रहे हैं। फिर सॉल्व करेंगे। सोल्व जब आप इसको करोगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? फर्दर इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के दो मेथड हैं, आप या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी 7 आ जाएगी और y की वैल्यू 15 आ जाएगी। करेंगे कैसे? ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए y सिंपल है तो इसको एलिमिनेट करना इजी है। जस्ट चेंज द साइन, ठीक है, y से y कैंसिल, ठीक। 3x माइनस 2x कितना हुआ? x, और 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। तो इस x की वैल्यू आप इन दोनों किसी इक्वेशन में पुट करिए, वहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने फ्रैक्शन क्या लेट किया था? x अपॉन वाई। x की वैल्यू आई है 7, y की वैल्यू आई है 15, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/15। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, इन दैट केस आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? पहली सिचुएशन, जब न्यूमरेटर से 2 माइनस किया, ठीक है, तो वो कितना बन जाता है? 1/3 बनना चाहिए। चेक करते हैं, 7 माइनस 2 कितना हुआ? 5, 15 नीचे था, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, तो इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेना है।
आइए करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जब हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं और उसके अंदर कहा जाता है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए। जब भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो A1/A2 B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इस टर्म में क्या होता है, जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, और इसका एक कंडीशन और होती है, जब ऐसा हो तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है AX + BY + C इज इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए और बी की, और इन्होंने हमें ऑलरेडी कंडीशन दे दी कि जो इनके सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। अब बात आती है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। इसको आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना। जनरल इक्वेशन क्या है, AX + BY + C इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे या कंपेयर करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा, ये देखते हैं। चलिए, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, और सी की वैल्यू क्या है, -7। क्यों, क्योंकि आप इस इक्वेशन को जब 7 को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो ये आ जाएगी -7। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -7। इसको हम ले लेते हैं A1 B1 C1। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास A - B x/A + B y 3A + B -2। यहाँ से जब आप A2 की वैल्यू लेंगे तो वेरिएबल कभी भी आपने साथ में नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगी A2 की वैल्यू, ये हो जाएगी B2 की वैल्यू, और ये पूरी है C2 की वैल्यू। ठीक है, माइनस साइन के साथ, क्योंकि हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज होंगे। और अगर दोनों ही इक्वेशन में इक्वल की दूसरी साइड दी हुई है C की वैल्यू, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन में भी सिंपल रख सकते हैं। आगे क्या कहा इन्होंने, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है A - B, B1 की वैल्यू है आपके पास 3, B2 की वैल्यू है A + B, C1 की वैल्यू है आपके पास -7, और C2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया कि माइनस साइन लगेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए दोनों इक्वल के बाद में थे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। आप किन्हीं दो वैल्यू को ले लीजिए, हम फर्स्ट दो को ले लेते हैं क्योंकि इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ से आपकी आएगी 2A + 2B 3A - 3B। ठीक है, जब आप सबको एक साइड लेकर जाएंगे तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3A - 3B - 2A - 2B, 3A - 2A कितना होता है, A -5B इज इक्वल्स टू 0। A - 5B इज इक्वल्स टू 0, यानी कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5B। पहली इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, जब आप दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक, तो आप सेकंड और थर्ड को ले लीजिए। सेकंड थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। सेकंड और थर्ड क्या है, 3/A + B 7 3A + B - 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये पूरा इधर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9A + 3B - 6 7A + 7B। ठीक है, सारी टर्म को उधर ले चलते हैं, 6 को यहीं छोड़ देते हैं, 6 को दूसरी साइड। ठीक है, 9A + 3B 7A और 7B को इस साइड ले आया मैं, और 6 को दूसरी साइड लेके गया, साइन चेंज हो गए। 9 - 7 क्या होता है, 2, 3 - 7 क्या होता है, -4B इज इक्वल्स टू 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो A - 2B इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू 5B ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पुट कर दी, 3B इज इक्वल्स टू 3, B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और यहाँ पर पुट करेंगे तो B की वैल्यू 5 × 1 क्या हो गया, 5। ठीक है, तो A की वैल्यू आई हमारे पास 5 और B की वैल्यू आई है
1। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा आता है, इसमें रिपीट हो सकता है, इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन की जगह आ सकता है नो सोल्यूशन, वो भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। A1 A2 की वैल्यू में वेरिएबल आपने साथ में नहीं लेना है, नहीं लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है, वेन एवर द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। जब किन्हीं दो एंगल्स को हम प्लस करते हैं और उनका सम 180 डिग्री आता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पहली चीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल में से जो एंगल बड़ा है सप्लीमेंट्री एंगल वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल भी x डिग्री, ये जो जीरो ऊपर लिखा है इसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर स्मॉलर x है तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कहा है कि स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, सॉरी डिग्री का मतलब 18 डिग्री, ठीक है। मैंने अभी बताया कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2x इज इक्वल्स टू 162 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 81। स्मॉलर आपके पास 81 आ गया, तो लार्जर क्या आएगा 81 प्लस 18, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 99 डिग्री। आप इन दोनों को प्लस करके चेक भी कर सकते हैं, 91 प्लस 81 कितना हो गया 180 डिग्री, यानी कि आपका आंसर सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग बट द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ फादर्स एज इज द 3 टाइम्स द सन ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यहाँ कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो आगे क्या, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी द 2 टाइम्स द सन ऑफ सम ऑफ देयर एजेस, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 सन दिया हुआ है, आप समझ लीजिए कि दोनों को हम एक लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 सन की एज हमें निकालनी नहीं, हमें फादर की एज निकालनी है। तो बेटर क्या रहेगा, पहले फादर की एज की, लेट द फादर्स एज भी x ईयर्स। यूनिट हमेशा लिखना है, जो चीज़ है एज बोली तो इसलिए मैं ईयर्स लिख रहा हूँ। और आगे इन्होंने बोला सम ऑफ देयर एजेस, इसको भी लेट कर लेते हैं, एंड सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रंस, हम उसको ले लेते हैं y, दोनों की एक साथ ले ली y, ठीक है। यहीं पे आप इसको x y z करके भी कर सकते हैं कि सन 1 की y है, सन 2 की z है, तो x y z में भी आप इसको 3 वेरिएबल में लेके चल सकते हैं। तो बट मुश्किल बनाना क्यों क्वेश्चन को, तो मैंने दोनों की ही सम ले लिया y, एक साथ ही एक ही कर दिया मैंने इनको, ठीक है। आगे आफ्टर 5 years की बात की इन्होंने, 5 साल के बाद, अगर आज एज 15 साल है तो 5 साल बाद 20 होगी, 5 प्लस होगा, तो फादर की भी एज में 5 प्लस कर दो, x प्लस 5 हो गया। तो जो इसके सन की एज है उसमें भी तो 5 प्लस होगा, दोनों की में 5 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर y मैंने दोनों की एज का सम लिया है, तो 5 और 5 दोनों की एज के साथ प्लस होगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा। यही एक मेन चीज़ है यहाँ, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो y है यहाँ, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, y मैंने लिया है दोनों सन की एज को प्लस करने पर, ठीक है। तो मान लो पहले ये y और z और कोई और नंबर ले लेते हैं, z और s था, तब इनको मिलाकर y हुआ। अभी 5 साल बाद इसकी भी तो 5 होगी, इसकी भी तो 5 प्लस होगी, तो वही दोनों 5 मैंने y में प्लस किया, क्लियर। चलो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक और चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि आफ्टर 5 years हिज एज विल बी द 2 टाइम्स, जो फादर की एज है, फादर की एज कितनी है, 5 साल बाद x प्लस 5 है, कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ द एजेस ऑफ द सम ऑफ देयर सन।
तो ये हमने y प्लस 10 ले रखा है, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x और y वाली टर्म को एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। y को इस साइड लाऊंगा, 5 को उधर लेके जाऊंगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15, ठीक है। ये आ जाएगा, क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, x माइनस वाई इक्वल टू 15 किया है, ठीक है। एक कंडीशन और भी है इसके अंदर कि 3 टाइम्स, ये वाली चीज़ हमने लिखी नहीं। अब फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस। जो फादर की एज है वो सन की एज जिसका कितना है 3 टाइम, ठीक है। यानी कि x की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ। 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा 1y इज इक्वल टू 15, यानी कि y की वैल्यू आ गई 15। तो x की कितनी होगी 3y थी, y की जगह मैं क्या कर दूंगा 15 पुट कर दूंगा, तो 45 ईयर्स आ जाएगी। ये है फादर की एज, ठीक है। ये स्टेप हम भूल गए थे, पढ़ा नहीं हमने कि जो फादर की एज है वो उनके सम ऑफ एजेस का 3 टाइम है। वो मैंने यहाँ बाद में किया क्योंकि x की वैल्यू हमें पता थी, 3y है पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फिर फर्दर हमने x वाली इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फॉर विच वैल्यू ऑफ द k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यहाँ पर दिया है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाली कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो पहले हम बात करते हैं a1 क्या है 3 x के साथ वाला, कंपेयर किससे करना, वही जनरल इक्वेशन से। y वाला b है, x वाला a है और c कांस्टेंट है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 3 आ गई, b1 की वैल्यू y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, c यहाँ पर दोनों ही इक्वल के दोनों साइड है तो साइन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, c1 1। a2 की वैल्यू देखिए x के साथ है पूरी टर्म है तो ये पूरी a2 की वैल्यू हो जाएगी। b2 की वैल्यू के लिए y के साथ पूरा k माइनस 1 है, y नहीं लेना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। c की वैल्यू है 2k प्लस 1, ठीक है। आगे क्या करना है, वही कंडीशन a1 की जगह a1 की वैल्यू, b1 की जगह b1 की वैल्यू और b2 की जगह b2 की वैल्यू। आपको इतना ही लेकर सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर सेम ही रहेगा। 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। 3k 2k को इधर ले आया, 3 को उधर ले जाऊंगा, माइनस 1 प्लस 3k माइनस 2k क्या होता है k, और 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। आपको अगर चेक करना है तो आप इस सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। 2k माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी k की जगह अगर मैं 2 करूँगा तो 3, यानी कि 3/3 1, a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1, क्योंकि 3/3 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें पुट कर लीजिए k माइनस 1 कितना होता है, k की जगह 2 पुट किया तो 1 आ गया। यहाँ पर नीचे 1 है ऊपर भी 1 है, यानी कि b1 अपॉन b2 भी आ गया 1/1, ये भी 1/1 हो गया। c की वैल्यू पुट करते हैं 2k प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 आ गया, ऊपर क्या है 1 और नीचे 5, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए और ये इक्वल नहीं है, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिससे आपके 2-4 नंबर भी अगर बनते हैं तो मेरा यह वीडियो सक्सेसफुल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।